हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक लॉ इजी। तो फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सचेंज टॉपिक को, जो आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड है। और ये जो आपका एक्सचेंज का टॉपिक है, ये आपको मिल जाएगा सेक्शन 118 से लेकर सेक्शन 121 तक। तो इसका बेसिक डेफिनेशन और आपका जो एसेंशियल्स होते हैं एक्सचेंज से रिलेटेड, क्या एसेंशियल्स हो सकते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सचेंज के सेक्शंस 118, जो कि आपका किसके बारे में बताता है डेफिनेशन के बारे में बताता है। और दूसरा हम पढ़ेंगे सेक्शन 119। ये वीडियो पहले वाले वीडियो से थोड़ा डिफरेंट इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज भी साथ में देखने के लिए मिलेगी और उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए पहले बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम एक्सचेंज का। तो एक्सचेंज को अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो एक्सचेंज का मतलब होता है गिविंग एंड टेकिंग ऑफ समथिंग, मतलब कुछ देना और कुछ लेना। राइट। अर्ली डिकेड्स में द कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज वाज नोन एज बार्टर सिस्टम। तो पहले के जो टाइम था उसमें से बार्टर सिस्टम कहा जाता था एक्सचेंज को। यहाँ पर पीपल क्या करते थे? द पीपल यूज टू एक्सचेंज देयर थिंग्स एंड कमोडिटीज़ विद अदर हु आर इन नीड ऑफ देम। तो बेसिकली क्या करते थे लोग ना, एक दूसरे से चीज़ों का आदान प्रदान करते थे। मतलब एक चीज़ के बदले उसको कोई अपनी एक चीज़ दे दी और उससे कोई अपनी काम की चीज़ ले ली। राइट। And in return they used to get something which is useful for them. Fine. The exchange of property in this act relates to immovable property only. The exchange of movable property, अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी की एक्सचेंज की बात करें ना, वो आपका सेल ऑफ गुड्स एंड एक्ट्स में बात करता है। बट एक्सचेंज मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरीके की प्रॉपर्टी का हो सकता है। फाइन। अब इसमें कुछ टर्म्स होती है जिसके साथ में एक्सचेंज का कन्फ्यूजन हो सकता है। तो उसमें सबसे पहले सेल होता है। सेल क्या होता है? देखो, सेल जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अगर किसी कंसिडरेशन के अगेंस्ट की जा रही है तो वो सेल क्या कहलाता है। मतलब प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो रहा है बट उसके अगेंस्ट कुछ क्या मिल रहा है, कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ मनी। राइट। अ ट्रांसफ़र विदाउट कंसिडरेशन इज़ कॉल्ड अ गिफ्ट। जब ट्रांसफ़र, किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र बिना किसी कंसिडरेशन के होता है तो उसे गिफ्ट कहते हैं। राइट। और जहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी किसी दूसरी प्रॉपर्टी के एक्सचेंज में होता है उसे हम एक्सचेंज कहलाते हैं। और वो आपका है वो है आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है। देखिए यहाँ पर 1882 होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें लिखने में शायद मिस्टेक हो गया, आप देख लीजिएगा इसको। तो अभी हम इसको ना सेक्शन 118 और सेक्शन 119 डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 118 जो है उसमें है आपका एक्सचेंज डिफाइन, मतलब डेफिनेशन दे रखी है। When two persons mutually transfer the ownership of one thing for the ownership of another thing, neither, इसके बाद आएगा कॉमा। ठीक है ना, इसके बाद में क्या है आपका यहाँ पर कॉमा आएगा। तो ये कहते हैं कि जब दो लोग आपस में किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करते हैं, एक की ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हैं किसी दूसरे थिंग की ओनरशिप के बदले में, और नाइदर थिंग और बोथ थिंग्स बीइंग मनी ओनली, और इसमें से कोई भी या दोनों ही जो है वो आपके मनी नहीं होते। फाइन। या यहाँ कह सकते हैं मनी की, आप मनी की उसमें या प्राइस की फॉर्म में हम उसे कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्सचेंज कहते हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन में देखिए आप क्या लिखेंगे। इसके एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे, इसके ना आप दो पार्ट्स सीखने के लिए मिले। एक पार्ट मैंने अभी आपको डायरेक्ट से पढ़ के बता दिया। ओके, अब इसका फिर हम ना दूसरा पार्ट पढ़ेंगे कि दूसरा पार्ट क्या है। पहले हम ना एक जो पहला वाला पार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये कहता है सेक्शन 118 का ये जो पार्ट है वो आपका एक्सचेंज की डेफिनेशन बताता है, जो कहता है कि ये आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होती है किसी एक चीज़ के बदले किसी दूसरी चीज़ की। ठीक है, जहाँ पर कोई भी, मतलब जहाँ पर दोनों में से एक चीज़ या दोनों ही चीज़ें जो है वो आपका मनी नहीं होती हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे ए है ना, ए जो है वो बी को अपनी कार देता है। सुबह देख लेते हैं, ए जो है वो बी को क्या दे रहा है? अपनी कार। क्या दिया उसने? कार दिया। और बी ने इन रिटर्न क्या दिया उसको? अपनी बाइक दी। राइट। तो ये आपका एक्सचेंज कहलाएगा। बट इफ़ ए गिव्स अ कार इन रिटर्न ऑफ ₹50,000 दैन इट इज़ नॉट एक्सचेंज बट अ सेल। पर मान लीजिए कि ए जो है वो बी को अपनी कार तो देता है पर उसके बदले बाइक ना देके क्या देता है? 50,000 रुपये देता है। तो ये आपका एक्सचेंज ना कहला के क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा। फाइन।
तो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन कंप्लीशन ऑफ एन एक्सचेंज कैन बी मेड ओनली इन मैनर प्रोवाइडेड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ सच प्रॉपर्टी बाय सेल। तो ये आपका ना मैनर और मोड ऑफ ट्रांसफ़र और मैनर और मोड ऑफ एक्सचेंज बताता है कि किस तरीके से एक्सचेंज जो है वो किया जा सकता है। तो ये क्या कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है, अगर एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज की अगर हम बात करें इसमें, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो किस तरीके से किया जाना चाहिए, वो उसी तरीके से किया जाएगा जैसे कि किसी प्रॉपर्टी को सेल के दौरान किया जाता है। फाइन। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, सेक्शन 118 ऑल्सो स्टेट्स दैट a transfer of property in completion of an exchange can be made only in the same way as the transfer of property by sale। इसका मतलब क्या है, the same formalities and same requirements that apply to a sale also apply to exchange। मतलब वो सारी फॉर्मेलिटीज़ और रिक्वायरमेंट्स जो कि सेल पे अप्लाई होती है वो आपका एक्सचेंज पे भी अप्लाई होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द प्रॉपर्टी टू बी एक्सचेंज इज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू मोर देन 100 रुपीज़, कि अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी जो है वो आपका एक्सचेंज हो रही है, ठीक है ना, जो प्रॉपर्टी एक्सचेंज करनी है उसकी वैल्यू अगर आपकी 100 रुपीज़ से ज़्यादा है तो वो आपका रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइन बाय बोथ पार्टीज़ होना चाहिए। सिमिलरली द प्रॉपर्टी इज टू बी एक्सचेंज इज मूवेबल प्रॉपर्टी, देन द ट्रांसफ़र मस्ट बी बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन। तो अगर प्रॉपर्टी जो कि आपकी एक्सचेंज होनी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है तो इसमें डिलीवरी ऑफ पोजेशन होना ज़रूरी है। फाइन। अब हम बात करेंगे सेक्शन 119 की, जो बात करता है राइट ऑफ पार्टीज डिप्राइव्ड ऑफ थिंग रिसीव्ड इन एक्सचेंज। तो ये देखिए, वैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ पर आप इसको एक बार इसका बेयर एक्ट देख लीजिए। बेयर एक्ट में क्या लिखा है, इफ़ एनी पार्टी टू एन एक्सचेंज और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू और अंडर सच पार्टी is by reason of any defect in the title of the other party deprived of the thing or any part of that thing received by him in exchange, then unless a contrary intention appears from the terms of exchange, such other party is liable to him or any person claiming through or under him for loss caused thereby, or at the option of the person so deprived, for the return of the thing transferred, if it still is in the possession of such other party or his legal representatives or a transferee from him without consideration। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो हम देख लेते हैं। ये प्रोविज़न अप्लाई होता है व्हेन देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन टू पार्टीज़ एंड वन ऑफ दैम हैज़ अ डिफेक्टिव टाइटल टू द प्रॉपर्टी दैट ही ट्रांसफर्स टू द अदर। तो ये प्रोविज़न आपका कब अप्लाई होता है, जब आपका जो एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है ना दो पार्टीज़ के बीच में, उसमें से किसी एक का जो प्रॉपर्टी का जो टाइटल है वो डिफेक्टिव होता है, ठीक है ना, जो उसने किसी दूसरे को ट्रांसफ़र की है। अ डिफेक्टिव टाइटल मीन्स दैट द पर्सन डज नॉट हैव अ वैलिड राइट और क्लेम टू दी प्रॉपर्टी। तो डिफेक्टिव टाइटल का मतलब क्या है कि जो पर्सन है ना उसके पास वैलिड राइट नहीं है, ठीक है ना, या वैलिड क्लेम नहीं है प्रॉपर्टी का, और दैट देयर इज़ सम लीगल फ्लॉ और डिफेक्ट इन दी ओनरशिप और पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। और आपका क्या है, जो ओनरशिप है या पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है ना उसमें कुछ आपका लीगल मतलब कोई लीगल इशू है, कोई डिफेक्ट है। If the parties who receive the property with a defective title suffers any loss or damage because of it, such as losing the property to a third party who has a better claim to it, or being sued by someone who has a right to it, then he can hold the other party responsible for his loss or damage। ये पॉइंट्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, सेम पॉइंट्स मैंने लिखे हैं बट मैंने कोशिश करी कि ये बेयर एक्ट के हिसाब से भी आपको समझा दिया जाए। तो ये कहता है कि अगर कोई पार्टी, ठीक है ना, किसी पार्टी को, दोनों पार्टी में से किसी पार्टी को डिफेक्टिव टाइटल रिसीव होता है और इसकी वजह से उसे कोई लॉस और डैमेज होता है, ठीक है ना, और लॉस और डैमेज किस तरीके का, जैसे उसके हाथ से प्रॉपर्टी चली जाती है किसी तीसरे पर्सन को जिसके पास बेटर क्लेम है उस प्रॉपर्टी का, या फिर कोई पर्सन उसे स्यू करता है उस प्रॉपर्टी पे राइट क्लेम करते हुए, तो इस केस में वो दूसरे पार्टी को जिसने कि डिफेक्टिव टाइटल वाली प्रॉपर्टी से एक्सचेंज किया है ना उसको लाइबल होल्ड करा सकता है, उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है उस लॉस और डैमेज के लिए। द पार्टी हु सफर्स द लॉस और डैमेज कैन आइदर claim compensation from the other party for his loss or damage or ask him to take back the property that he transferred
and return the property that he received in exchange. If he still has it or can get it back from someone else who got it from him without paying anything for it. तो इसको हम कैसे समझाएंगे आपको कि जैसे मान लीजिए आपका A है, ये B है, ठीक है ना। A ने B को अपना हाउस दिया, ठीक है, क्या दे दिया, हाउस, फाइन। और बी ने उसके बदले उसको कोई लैंड पीस दिया, पर यहाँ पर लैंड का टाइटल निकल गया डिफेक्टिव, जिसकी वजह से क्या हो गया, लैंड का टाइटल डिफेक्टिव निकल गया। तो इस केस में क्या उसे कुछ लॉस, और ए को आपका क्या हुआ, कुछ लॉस और डैमेजेस हुआ। तो यहाँ पर ए जो है वो उसको बी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है अपने लॉस और डैमेज को, कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। साथ साथ में उसे ये भी कह सकता है कि भाई आप ऐसा करो, आप अपना जो लैंड था ना वो मेरे से वापस ले लो और मुझे मेरा हाउस वापस दे दो। पर मान लीजिए कि बी के पास में वो हाउस नहीं है, वो उसने हाउस सी को दे दिया, क्या दे दिया, सी को उसने हाउस दे दिया, ठीक है, बिना किसी कंसिडरेशन के। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए जो है वो बी को इंसिस्ट कर सकता है कि वो सी से वो हाउस वापस ले और मुझे वापस करे, फाइन। However, this provision does not apply if the parties have agreed otherwise in their contract of exchange and had expressed their intention to waive their rights or remedies under this provision. तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या एग्रीमेंट जो है एक्सचेंज की पार्टीज़ के बीच में, इसके अगेंस्ट नहीं हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके का एग्रीमेंट हो रखा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है दोनों के बीच में कि भाई अगर टाइटल डिफेक्टिव निकलता है तो वो एक दूसरे को लायबल नहीं ठहराएंगे या फिर प्रॉपर्टी की रिटर्न की बात नहीं करेंगे, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को अपने लॉस डैमेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकती। तो ये इसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ, आप इसको इससे देख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका वही वाला एग्जाम्पल है जिसमें मैंने आपको बताया था कि ए जो है, ए के पास में आपकी कोई प्रॉपर्टी थी एक्स, है ना, और बी जो थी, बी के पास थी कोई प्रॉपर्टी वाई, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ए का तो जो टाइटल है वो सही है, पर जो वाई का, बी का की जो प्रॉपर्टी लैंड है ना, इसका टाइटल जो है वो डिफेक्टिव टाइटल है, क्योंकि इसका राइटफुल ओनर कौन है, आपका सी है। तो यहाँ पर क्या है, ए ने एक्स इसको दे दिया और बी ने वाई इसको दे दिया, ए को दे दिया, फाइन। अब यहाँ पर क्या है कि सी ने बाद में क्या करा, ए को स्यू कर दिया, सी ने क्या करा, ए को स्यू कर दिया। किस चीज़ के लिए स्यू करा उसने, कि भाई मेरे को मेरी वाई प्रॉपर्टी दे दो क्योंकि इसका सही ओनर मैं हूँ। यहाँ पर क्या है, ए जो है वो अपने राइट से, ठीक है, जो उसको राइट था उस प्रॉपर्टी पे वाई पे, वो डिफेक्ट ऑफ टाइटल की वजह से वो उसके हाथ से चला गया। तो यहाँ पर वो ना बी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है इस चीज़ के लिए और उससे डैमेजेस वगैरह जो है वो क्लेम कर सकता है, बी को स्यू भी कर सकता है वो, फाइन। तो ये हो गया आपका। अब सेक्शन 120 और 121 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।